Hey everyone, what's up guys? I hope you all are doing great. Well, this is your NSTGS Biology Master Teacher and I'm back with another session for NSTGS Mastermind series जिसमें हम कैम्बेल को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो बेटा अभी हमने कंप्लीट चैप्टर किया है अ टूर ऑफ द सेल एंड इसी के ऊपर आई हैव ब्रॉट अ प्रैक्टिस टेस्ट एंड बिलीव मी जो क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये अप टू द लेवल ऑफ एनएसटीजीएस एग्जाम है। कैम्बेल के बुक में दिए हुए क्वेश्चंस हैं एंड यहाँ से ये क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। पहले हम कुछ इजी लेवल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन धीरे धीरे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कलेक्शन ऑफ मैटर दैट कैन लिव? 1 molecules, 2 organ, 3 tissue, 4 cell, 5 none of the listed responses is correct. So guys, the questions I have directly picked from Campbell. Campbell में हर MCQ में 5 options दिए हुए हैं, बट आप कर सकते हो कि इसमें से फॉर एग्जाम्पल इफ आई रिमूव 1 एंड इट विल बिकम अ 4 ऑप्शन MCQ, राइट? सो इसीलिए हम 5 ऑप्शंस को लेके जो बुक में दिया है, हम बुक को मेंटेन करते हुए वहीं से वैसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल व्हाट यू हैव टू डू इज पॉज द वीडियो, try to think about the answer and tell me what should be the answer. Is it 1, 2, 3, 4 or 5? Which is the right answer to this? So, time to reveal. So, which of the following is the simplest collection of matter that can live? Simplest collection of matter. So, the answer should be cell, right? Cell. Cell is the fundamental and it is the fundamental and the structural unit of life, right? That's how we define the cell. सो सेल इज द राइट आंसर। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आपका सेल का डेफिनेशन से लिया गया है, बहुत ही हलवा सा है। नेक्स्ट चलता है। नाउ अ रिसर्चर वांट्स टू फिल्म द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। व्हिच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप शुड शी चूज एंड व्हाई इज इट द बेस्ट चॉइस? तो नाउ यहाँ देखो बेटा, कैम्बेल का यहाँ पे बम फूटता है एकदम अप टू द लेवल ऑफ एनएसटीजीएस का। ये है, आपको मैंने माइक्रोस्कोपी बहुत डिटेल में पढ़ाया था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपीज की बात की थी। तो आपको बताने की विच आउट ऑफ दीज 5 ऑप्शंस इज करेक्ट। फर्स्ट, लाइट माइक्रोस्कोप बिकॉज द स्पेसिमेन इज अलाइव। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू विजुअलाइज द सर्फेस ऑफ सबसेलुलर ऑब्जेक्ट्स। 3, लाइट माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिवॉल्विंग पावर। Transmission electron microscope because of its high magnifying power. Transmission electron microscope because of its high resolving power. Which of the following is the right option? So जल्दी से वीडियो को पॉज करो, take 5 seconds and try to think what should be the right answer. ओके, सो सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि क्रोमोसोम्स के मूवमेंट को हम विजुअलाइज कर सके, राइट? सो क्रोमोसोम्स का मूवमेंट कब होगा? जब सेल डिवाइड करेंगे। सो सेल डिवाइड करें मतलब जो मेरा सेल है दैट इज अलाइव, वो जिंदा है, राइट? पॉइंट नंबर 1। अब जब मैंने तुम्हें टेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था, तो मैं तुम्हें बताया था कि ये जो टेक्निक्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसमें जो सेल होते हैं वो कभी भी लाइव सेल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। द सेल हैज टू डाई। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, वी गो फॉर द केमिकल फिक्सेशन, जिसकी वजह से जो सेल होगा वो डेड कर जाएगा। तो भले ही transmission electron microscope or scanning electron microscope, simply electron microscopes, they have a very high magnifying power, they have a very high resolving power as compared to light microscope. But अगर मुझे एक लाइव स्पेसिमेन को चेक करना है तो आई हैव टू गो फॉर द लाइट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो बेस्ट कौन सी होती है बेटा? तो हम जाते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के लिए। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, राइट? अगर लाइट माइक्रोस्कोपी में कौन सा? तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, दैट्स द बेस्ट थिंग that you can go for, microscopy, right? So we got the answer, it should be option 1. 1 is the right answer. Next question पे चलें। Very good. Okay, so which of the following statements is true about cell fractionation? तो मैंने फर्स्ट सेशन में सेल फ्रैक्शनेशन को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अब बताओ क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेल फ्रैक्शनेशन यूजेस स्ट्रॉन्ग एसिड्स टू ब्रेक्स अपार्ट सेल्स। 2, cell fractionation is no longer used in modern cell biology. Cell fractionation separates cell into the component parts. Cell fractionation requires the use of a scanning electron microscope. या 5, none of the listed responses is correct. Which is true about cell fractionation? बेटा बहुत ही मजेदार टेक्निक है, हमने डिटेल में फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ा था, जो कि हमारा
बहुत सुंदर तरीके से कैम्बल में दिया हुआ है, तो प्लीज 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 अगर तुमने नहीं देखा है प्लीज, ये टेक्निक्स बहुत बेसिक हैं, ये टेक्निक्स ऐसी हैं जो सारे बच्चों को पता होनी चाहिए, इवन इफ यू आरंट इवन प्रिपेयरिंग फॉर एनएससीएस प्रिपेयर कर रहे हो नहीं करो, ये टेक्निक सबको आनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज बहुत बेसिक्स है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करो और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विच इज ट्रू अबाउट सेल्फ फ्रैक्शनेशन। ओके, सो सॉल्व करते हैं बेटा। सेल्फ फ्रैक्शनेशन, दैट यू आर फ्रैक्शनेटिंग द सेल, हम क्या करते हैं, हम बहुत तरीके के इंजाइम से केमिकल्स को सॉरी इंजाइम से सेल को ट्रीट करते हैं एंड वी गो फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन। एवरी टाइम हम क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड को बढ़ाते चले जाते हैं, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतने फाइनर एंड फाइनर कंपोनेंट्स विल सेटल डाउन। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को करेंगे बेटा, अगर तो मैं नाइट्रिक एसिड डाल दूं, सल्फ्यूरिक एसिड डालूं, HCl डालूं, बेटा मेरा तो पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट? सो वी कांट यूज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, नो लॉन्गर यूज इन मॉडर्न सेल बायोलॉजी। बेटा सेल बायोलॉजी तो सेल्फ फ्रैक्शनेशन के बिना है ही नहीं, it is widely used technique in modern cell biology, so this is also wrong. Self fractionation separates cell into the component parts, yes this is true. Self fractionation में हम क्या कर रहे हैं, सेल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते चले जा रहे हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैक्सिमम स्पीड पे रन करूं तो आई कैन इवन कलेक्ट द राइबोसोम्स एंड देन आई कैन गो फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टू स्टडी द पार्ट्स। Self fractionation requires the use of scanning electron microscope, this is not true. Self fractionation करने के बाद सेल्फ फ्रैक्शनेशन इज सॉर्ट ऑफ अ सैंपल ट्रीटमेंट। ये एक सैंपल ट्रीटमेंट टेक्निक की तरह है कि मैं पहले अपने सैंपल को ट्रीट करके छोटे छोटे पार्ट्स को अलग कर लूंगा, देन उन पार्ट्स को मे बी आई कैन विजुअलाइज दोस पार्ट्स अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सो दैट आई कैन गेट टू नो अबाउट इट्स अल्ट्रा फाइन स्ट्रक्चर। सो 4 इज रॉन्ग, तो 5 तो है ही नहीं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। आई होप तुम सारे बच्चों ने ऑप्शन 3 बोला होगा, दैट्स द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। कंसीडर 2 cells with the same volume but with different surface areas due to differences in their shapes. The cell with the larger surface area is likely to first be involved in the rapid uptake of compounds from the cell's environment, 2 be buried deep in the interior of an organism, 3 be a prokaryotic cell, 4 have a high metabolic rate, be nearly spherical in shape, that's option 5. टेल मी द राइट आंसर नाउ। बेटा ये आपके बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। सी हम सब जानते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ surface area to volume ratio. I have said that okay we have 2 cells, one both have same volume but उनका एरिया अलग अलग है। तो आपको बताने की आपकी जो सेल की कैरेक्टर है, राइट, surface area to volume ratio is a characteristic of a cell, तो आपको बताने की how the characteristic is related to its function। ओके, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है। सो शुरू करते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो बेटा हमें पता है कि सबसे पहले विच इज द बेस्ट ऑप्शन। बच्चों के दिमाग में 2 ही ऑप्शन आ रहे होंगे, या इधर इट कैन बी ऑप्शन 1, इट कैन बी ऑप्शन 4, राइट। अब देखो बेटा सरफेस एरिया देखा ये जाता है कि जो सेल्स दैट हैव अ हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो दे टेंड टू हैव हायर मेटाबॉलिक रेट, उनमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक रेट, दे आर एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव, वो वैसे सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मेटाबॉलिक रेट जो है ना बेटा दैट इज डिपेंडेंट ऑन whatever is going inside the cell। सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवेज एक्टिवेटेड है, those pathways will actually determine the metabolic rate, ठीक है। बट ये हमें समझ में आ रहा है कि सेम वॉल्यूम है, एरिया ज्यादा है, तो जिस सेल का एरिया ज्यादा होगा इट दैट विल शो हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसमें हायर रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, आई शुड से इट विल शो हायर रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड अगर कोई सेल जो हायर रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शो कर रहा है दैट मस्ट बी इन्वॉल्व इन द रैपिड अपटेक ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द सेल्स इन्वायरमेंट। सो द आंसर इज 1 इज करेक्ट, इसका आंसर 1 होगा, ऑप्शन 1। ओके, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ये जो बचे ऑप्शंस हैं, बी अ प्रोकैरियोटिक सेल, नियरली स्फेरिकल, डीप, दीज आर इररिलेवेंट ऑप्शंस। ओके, ये एकदम इररिलेवेंट है विद व्हाटएवर द क्वेश्चन हैड सेड। हमें वॉल्यूम एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के बारे में बात करना है। तो एरिया टू वॉल्यूम रेशियो से हम क्या पढ़ते हैं, हमने एनसीईआरटी में या कैम्बल में एक चीज पढ़ी, ये पढ़ी कि जो सेल्स होते हैं दे हैव दो सेल्स व्हिच हैव अ हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो दे टेंड टू बी मेटाबॉलिकली एक्टिव, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। सेकंड क्या होता है, अगर उसका एरिया और वॉल्यूम रेशियो
जो है, if the ratio is very high, it will show the rabbit, like it will show a very higher rate of diffusion or simply the transport, बहुत high rate पे transport show करेगा, right? अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि metabolically rate जो है ultimately depends on whatsoever is going inside the cell. सेल के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर किस तरीके का metabolic pathways activated है, right? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारे लिवर सेल्स जो होंगे, जो हमारे हेपाटोसाइट्स हैं, वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होते हैं, राइट? सो इसीलिए द आंसर शुड बी ऑप्शन 1, that it must be involved in the rapid uptake of compound from the cell's environment. Okay, 1 is the right answer. आगे चलता है. Which of the following is slash are likely to limit the maximum size of a cell? तो आपको बताने कि कौन सा फैक्टर होगा जो सेल के साइज को इन्फ्लुएंस करता है. फर्स्ट, शेप. Time, second, the time it takes a molecule to diffuse across a cell. 3, cell surface to volume ratio. 4, all the choices are correct. 5, none of the choices is correct. वीडियो को पॉज करो और सोचो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ठीक है? सो यस, अब आंसर डिस्कस करते हैं. मैक्सिमम साइज किस पे डिपेंड करेगा? सेल का शेप क्या है, ट्रू. हाउ मच टाइम, राइट? उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या है? अगर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ही बेटा इस पर्टिकुलर फैक्टर को डिटरमाइन करेगा, लाइक हाउ मच टाइम will a molecule will take to diffuse across a cell, right? So the answer should be option 4. All are correct. ठीक है, 4 वाला मेरा correct option है, ठीक है? I hope this question is clear to all of you. Next चलते हैं. Which of the following structures is found in eukaryotic but not prokaryotic cell? वीडियो को पॉज करो, बताओ. Is it ribosome, DNA, plasma membrane, mitochondria, cytosol? बेटा ये 7th क्लास का बच्चा भी बता देगा, 6, 7 का बच्चा भी बता देगा. बताओ क्या आंसर होना चाहिए. ऐसे कौन सी चीज है जो यूकैरियोट में है, प्रोकैरियोट में नहीं है? सिंपली बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे, टिक करेंगे, आगे चलेंगे. कूल, easy. Next, a substance moving from outside the cell into the cytoplasm must pass through. Okay, एक सेल है, बाहर से किसी सब्सटेंस को अंदर आना है. What it must pass through? A ribosome, the endomembrane system, microtubule, plasma membrane, the nucleus. Which is the right answer? Is it 1, 2, 3, 4, 5? Okay, so बेटा ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. जल्दी से वीडियो को पॉज करो और बताओ कि तुम क्या सोचते हो कि क्या आंसर है, ठीक है? तो सॉल्व करते हैं. बेटा सेल कि अगर बाहर सेल वॉल है तो पहले वो सेल वॉल क्रॉस करेगा, देन लाइज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज सिलेक्टिवली परमिएबल. ओके, सो द आंसर शुड बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द आंसर इज ऑप्शन 4 अगेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इजी, वेरी इजी. Now, in terms of cellular function, what is the most important difference between prokaryotic and eukaryotic cells? ठीक है, अब देखो बेटा ये क्वेश्चन आपके बेसिक से है फर्स्ट, और इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है? द क्वेश्चन में अगर तुम ऑप्शंस को पढ़ोगे तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, सारे के सारे करेक्ट हैं, कोई गलत नहीं है. बट द थिंग इज कि ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है. तो आप अपने एग्जाम में देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें मुझे लगेगा कि ओ नो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, बट आई विल हैव टू पिक द बेस्ट आउट ऑफ देम. सो इसी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट दीस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम. पढ़ते हैं. फर्स्ट, यूकैरियोटिक सेल्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन बट प्रोकैरियोटिक सेल्स नॉट. Eukaryotic cells are much more successful than prokaryotic cells. Eukaryotic cells lack many of the organelles found in prokaryotes. Eukaryotic cells are larger than prokaryotic cell. Eukaryotic cells are compartmentalized, which allows for specialization. Which is the true one? 1, 2, 3, 4, 5. Discuss करते हैं. Eukaryotic cells can synthesize protein. Yes, they can, but prokaryotic cell cannot. तो ये स्टेटमेंट मेरा टेक्निकली गलत है. प्रोकैरियोट्स में भी ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन होगा तो they can also synthesize protein. They also have the 70S type of ribosome, so they can synthesize protein. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है. Eukaryotic cells are much more successful than prokaryotic cells. अगर हम इस बारे में बात करें तो yes, eukaryotic cells they are more evolved than the prokaryotes, right? We are more evolved. Okay, so ये क्वेश्चन ऑप्शन ठीक है. Yeah, this sounds good. Eukaryotic cells lack many of the organelles found in prokaryotes. ठीक है, अब हम कह नहीं सकते, मतलब जो organelles होती हैं as they are in eukaryotic cell, prokaryotes में cell organelles नहीं होती है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. Eukaryotic cells are larger than prokaryotic cells. Of course, prokaryotic cells छोटे होते हैं, eukaryotic cells are बड़े, तो ये पॉइंट भी करेक्ट है. Eukaryotic cells are compartmentalized, which allows for specialization. This statement has a very good meaning. इसका मतलब क्या है? हम कह रहे हैं बेटा कि यूकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग टाइप के रिएक्शंस के लिए अलग अलग स्पेसेस डिफाइंड हैं. दैट इज अ कंपार्टमेंटलाइजेशन. ठीक है, अगर तुम अपने घर में देखोगे तो सोने के लिए यू हैव अ बेडरूम, गेस्ट के लिए यू हैव अ गेस्ट रूम है. ठीक है, यू हैव अ हॉल, फ्रेश होने के लिए यू हैव अ बाथरूम, और खाना बनाने के लिए यू हैव अ किचन, राइट? तो
कंपार्टमेंटलाइजेशन है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स है फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग. सेम हैपेंस इन यूकैरियोटिक सेल्स. सेम आपको अगर मुझे कहीं पे एनएडीवी प्रोडक्शन करना है तो आई विल हैव द माइटोकॉन्ड्रिया. कहीं पे मुझे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है आई विल हैव द क्लोरोप्लास्ट. अगर मुझे कहीं पे डाइजेशन करना है आई हैव द लाइसोसोम्स, राइट? So etc, right? So that's the best option. 5 is the most accurate option. Eukaryotic cells में well compartmentalization है. It has the cell organelles which allows for, like in a particular cell organelle, specialized functions will happen, right? Specialized reactions will happen. So 5th is the right one. समझे? So 5th is the right one. Okay, option 5th is the correct one. I hope this is clear to all of you. Now, bacterial cells are prokaryotic, unlike a typical eukaryotic cell. Then they dash have no membrane bound cell organelle in their cytoplasm, have no ribosomes, lack a PM, lack a smaller nucleus, lack chromosomes, which is true. इसमें क्या करेक्ट होगा? इजी, बेसिक से है, 6-7 का बच्चा बता लेगा. नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इन देयर साइटोप्लाज्म, ट्रू. No ribosomes, false. They have 70S type of ribosomes. Lack a plasma membrane. No, they have a plasma membrane. ठीक है, they have again the simple phospholipid bilayer plasma membrane. Have a smaller nucleus. Do they have a nucleus? ठीक है, so पहली बात, they don't have nucleus. They have nucleoid. They have a nucleoid. ठीक है, they lack a well-defined nuclear membrane. Okay, so lacks a plasma membrane. They have a plasma membrane, so this is wrong. Lacks chromosome. नहीं, chromosomes मतलब क्या बेटा? DNA, and cell के अंदर DNA तो होता है. This option is also wrong. So only first is correct. So here the right answer is option 1. Okay, I hope this one was clear and every one of you was able to crack this question. Easy, basic से है. Next चलते हैं. Which of the following features do prokaryotes and eukaryotes have in common? क्या common है? First, ribosome, plasma membrane, cytoplasm. Second, mitochondria, cytoplasm, plasma membrane. 3, ribosomes, nucleus in plasma membrane. Mitochondria, ribosome, cytoplasm. Chloroplast, plasma membrane, ribosomes, which are common to both prokaryotic as well as eukaryotic cells, right? पॉज करो, सोचो. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अब सॉल्व करते हैं. क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसी चीजें तो सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में तो होती नहीं है. तो ये ऑप्शन तो हमने हटा दिया, बचा 1 and 3. गाइस, इफ यू लुक एट दिस वर्ड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स हैव अ न्यूक्लियोइड. They don't have a nucleus. Nucleus is like it is a double membrane bound cell organelle. ठीक है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. प्रोकैरियोट्स में we use the term nucleoid, right? न्यूक्लियोइड कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह सकते हैं, ठीक है, प्रोक्रोमोसोम कह सकते हैं, क्रोमोनीन कह सकते हैं. मैंने तुम्हें सेशंस में बहुत सारे नाम बताए थे, राइट? सो दिस वन इज रॉन्ग. न्यूक्लियस नहीं हो सकता. न्यूक्लियस तो यूकैरियोट्स के लिए वी यूज द टर्म न्यूक्लियोइड. इसीलिए प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल के इस्तेमाल किए जाते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. ठीक है, 1 इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन. Okay, cool. So first is the right one. Next चलते हैं. A particular cell has a nucleus and chloroplasts in addition to the fundamental structures required by a cell. तो एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है. Based on this information, this cell could be. ये सेल कैसा हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है. A cell from intestinal lining of a cow. काउ की intestinal lining से. A photosynthetic protist cell or a plant cell. एक yeast हो सकता है, मतलब a fungal cell. A cell from a pine tree. A cell from a pine tree हो सकता है, which is the right one. ओके, सो गाइस, बैक्टीरिया में क्या न्यूक्लियस होगा? नहीं होगा. क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा. इंटेस्टाइन, क्या काऊ की इंटेस्टाइन में फोटोसिंथेसिस हो सकता है? नहीं हो सकता. रॉन्ग. ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और अ प्लांट सेल, दिस इज ट्रू. एक प्लांट सेल हो गया, ट्रू. यहाँ हो सकता है. ईस्ट, तो बेटा फंगस जो होते हैं, फंजाई, फंगस, ईस्ट, they cannot perform photosynthesis, right? They are heterotrophs. So this is wrong. A cell from a pine tree. First of all, they haven't mentioned कौन सा cell. Second, अगर मैं कहूँ किसी लीफ की सेल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द मीजोफिल सेल, तो अगेन इट विल बी अ टाइप ऑफ अ प्लांट सेल. तो ये ऑप्शन 3 के अंदर ही कवर हो जाता है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. इज ऑप्शन 3. तो अगर मेरे को यहाँ सेलेक्ट करना हो तो ऑप्शन 3 इज द राइट वन. ठीक है, सो आपको ऐसे क्वेश्चंस देके लाइक दे कैन कंफ्यूज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. ठीक है, वेरी गुड, इजी. आई होप बच्चों ने सॉल्व कर लिया था इस क्वेश्चन को. नाउ, what is the functional connection between the nucleolus, nuclear pores and the nuclear membrane? What is the functional connection? The nucleolus contains messenger RNA, mRNA, which crosses the nuclear envelope through the nuclear pore. Subunits of ribosomes are assembled in the nucleolus and pass through the nuclear membrane via the nuclear pores. 3. The nuclear pores are connections between the nuclear membrane and the endoplasmic reticulum that permits ribosomes to assemble on the surface of the ER. 4. Membrane of the endoplasmic reticulum is produced in the nucleolus and leaves the nucleus through the nuclear pores.
5, none of the listed option is correct. Okay, so you have to tell me what is a functional connection. You have to discuss the connection between nucleolus, nuclear pore and the nuclear membrane. तीनों के बीच में क्या relation है, that you have to tell me. ओके सो ये चीज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी इन द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर, राइट? नहीं देखा बेटा जरूर जाके देखो, कैमल में बहुत अच्छे से सेल बायोलॉजी को डिस्कस किया गया है एंड इतनी डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं लिखा है. एनसीईआरटी में अगर तुम्हें इतना डेप्थ चाहिए तो देन यू विल हैव टू go to class 11th NCERT, class 12th NCERT, else you will have to go refer to some extra books. extra books में भी इतना information नहीं दिया जितना कैम्बल में दे रखा है. ओके सो सॉल्व करें इसको. आई होप बच्चों ने सोचा होगा कि व्हाट शुड बी राइट आंसर. तो शुरू करते हैं. द न्यूक्लियोलस कंटेन mRNA. क्या न्यूक्लियोलस में mRNA होता है? तो बेटा देखो mRNA अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ RNA की तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ RNA. ठीक है, तो mRNA जो है बेटा ये हमारे क्या होता है, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो mRNA बनता है. बट ये mRNA बेटा सिंथेसाइज होता है इनटू द न्यूक्लियो मैट्रिक्स, वो न्यूक्लियो मैट्रिक्स में होता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियोलस में rRNA का बनता है. न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ rRNA ट्रांसक्रिप्शन. rRNA ट्रांसक्रिप्शन एंड rRNA प्रोसेसिंग, ये दो चीजें न्यूक्लियोलस में होती है एंड वहीं पे आपके राइबोसोम्स के सब यूनिट्स बनते हैं. तो न्यूक्लियोलस इज बेसिकली कंसर्न विद राइबोसोम सिंथेसिस, राइबोसोम सब यूनिट सिंथेसिस. ओके, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग. Next, subunit of ribosomes are assembled in the nucleolus, yes, and pass through the nuclear membrane via the nuclear pores, true. तो nuclear membrane के ऊपर nuclear pores लगे हुए होते हैं and उन्हीं pores के through ये subunits can come out from the nucleus, right? So second is completely true. तो हमें अपना correct answer मिले, that's option 2. Third, the nuclear pores are connections between the nuclear membranes and the ER. नहीं, that permits ribosomes to assemble on the surface of the ER. False. ठीक है, तो nuclear membranes पे nuclear pore होते हैं, yes, nuclear pore से हमारा ER कंटिन्यूअस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू कंटिन्यूअस होता है. बट ठीक है, बट दैट्स नॉट दी राइट हियर, इट्स रॉन्ग. द न्यूक्लियर पोर्स आर कनेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे आर नॉट द कनेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द ER. हर जगह नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स होते हैं एंड हो सकता है कि उन पोर्स के संग कंटिन्यूअस हो जाए हमारा ER. ठीक है, सो द ऑप्शन इज दैट दे आर द डायरेक्ट कनेक्शंस. नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे ऐसी भी बहुत सारी फ्री स्पेस होगी जहां पे आपका ER प्रेजेंट नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. Now the membrane of the endoplasmic reticulum, and second, it doesn't talk about nucleolus. We are asking the functional connection between the nucleolus, nuclear pores and nuclear membrane. मतलब हमारे ऑप्शन में nucleolus, nuclear pore and membrane तीनों के बारे में आना चाहिए. Membrane of the ER is produced in the nucleolus. Wrong. ठीक है, this is wrong. So 5 तो ऑप्शन होगा ही नहीं. So the correct answer is option 2. Very easy. अच्छे लेवल्स की क्वेश्चन है, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो तो ज्यादा चीज समझ में आएगा तुम्हें. Which of the following is false in respect to eukaryotic chromosomes? First, chromosomes are present even when the cells are not actively synthesizing proteins. 2, all eukaryotic cells possess one or more chromosomes. 3, chromosomes appear only as a cell is about to divide. 4, chromosomes are present throughout a cell's reproductive cycle. 5, none of the listed responses false. ठीक है, तो आपको बताना है कि गलत कौन सा है, फॉल्स कौन सा है. ठीक है, ये बेटा एकदम एनएससीजीएस के लेवल पे लगेगा तुम्हें पढ़ने में बेसिक, लेकिन तुम्हारी सॉल्व करने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी. तो टेल मी कि कौन सा करेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो क्रोमोसोम्स बेसिकली हमारा जब सेल रेस्टिंग स्टेज पे होता है तो वो क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट? इट मेक्स अ क्रोमेटिन नेटवर्क. बट जब सेल डिवाइड करता है तब यही क्रोमेटिन नेटवर्क थोड़ा कंडेंस होता है, ये क्रोमोसोम का शेप ले लेता है. तो अल्टीमेटली जो मेरा क्रोमोसोम है वो कहीं कैसे ना कैसे करके सेल के अंदर तो प्रेजेंट है. तो इसी पॉइंट को दिमाग में रखना. दिस इज द की टू दिस question. Chromosomes are present even when the cells are not actively dividing. This statement is true. Yes, it will be present there in the form of chromatin network या chromatin reticulum. All eukaryotic cells possess one or more chromosomes. True. Chromosomes appear only as a cell is about to divide. क्या chromosomes तभी दिखाई देता है, मतलब तभी आता है. It only appears when a cell is about to divide. This statement is false. This is false. Chromosomes हमेशा से सेल के अंदर रहता है, वो just condense हो जाता है और condense हो जाता है. ठीक है, it doesn't appear. It stays there. It is there within the cell. Okay, now the chromosomes are present throughout the cell's reproductive cycle. This statement is true. Cell के throughout the cycle उसके अंदर उसका क्रोमोसोम उसका क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में, मतलब बेसिकली the DNA it will be there. तो 5 तो बनता ही नहीं है कुछ भी. So the answer is 3.
द आंसर इज 3. ठीक है, सो कई बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया होगा, आई एम श्योर. ठीक है, बट अगर तुम सही तरीके से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करोगे, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द इंटरप्रिटेशन, हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन, राइट? सो द आंसर इज 3. ओके, इजी. आगे चलते हैं. A dish of animal cells was grown in the presence of radioactive phosphorus. The phosphorus largely ended up in the nucleotide inside the actively growing animal cells. In which cellular structure of or structures would you predict the majority of the radioactive phosphorus to accumulate? Where will you think कि सबसे ज्यादा होगा? हम क्या कर रहे हैं, सेल को हम एक मीडिया में ग्रो कर रहे हैं, सेल मीडिया से ही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा एंड द मीडिया इज सप्लाइड विद रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. तो हमने देखा कि जो फॉस्फोरस था दैट एंडेड अप गेटिंग इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, राइट? वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट हो गया. तो अब आपको बताइए किस स्ट्रक्चर में आप वो रेडियो एक्टिविटी को देख सकते हो. सिंपली न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्व करो सारे क्वेश्चन, बहुत इजी है. न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाता है डीएनए. डीएनए डीएनए कहाँ होता है, ईआर में होता है? नहीं होता. गोल्गी में होता है? नहीं होता. न्यूक्लियस में होता है? हाँ होता है. ईआर एंड गोल्गी नहीं. देखो यहाँ पे न्यूक्लियस में तो होता है बट गोल्गी में नहीं होता. तो दिस पार्ट इज रॉन्ग. सो द आंसर इज ऑप्शन 3. 3 करेक्ट है. 3 पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे. ओके, इजी. I hope it is easy to all of you. Now, which of the following groups is primarily involved in synthesizing molecules needed by the cell? तो आपको बताएं कि इनमें से मेजरली कौन सिंथेसिस में काम करता है. This one is in again an analysis level question. First, RER lysosome vacuole, lysosome vacuole ribosome, ribosome RER SER, SER राइबोसोम वैक्यूल, वैक्यूल RER SER. आपको बताने की कौन सा सिंथेसिस में मेजरली काम करता है. ठीक है, सो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सोचो. ओके, सॉल्व करते हैं. तो बेटा जहां जहां वैक्यूल है, वैक्यूल का काम प्राइमरली इट इज मेंट फॉर स्टोरेज. तो वैक्यूल का काम स्टोरेज है, ना कि सिंथेसिस. गलत गलत गलत. आगे चलते हैं. ये ऑप्शन भी हट गया, फिर तो एक ही बचा 3. राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाएगा, RER प्रोटीन सिंथेसिस, SER तुम्हारा लिपिड सिंथेसिस. तो तीनों सिंथेसिस में काम करे तो 3 इज द राइट आंसर. ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है हमें, तभी हम अपने पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे. ओके, इजी. आई होप दिस इज क्लियर. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. Next, which of the following categories best describe the function of RER, rough endoplasmic reticulum? Structural support, manufacturing, information storage, breakdown of complex foods, energy processing. अभी सॉल्व किया है, बताओ कौन सा करेक्ट दिखा रहा है. तो सिंपली हमने कहा कि RER endoplasmic reticulum is meant for manufacturing synthesis, तो द आंसर इज सिंथेसिस. क्या बाकी सब उसका फंक्शन है? तो ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, राइट? वो एनर्जी प्रोसेसिंग के लिए तो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कॉम्प्लेक्स के लिए यू हैव लाइसोसोम्स, इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए यू हैव द न्यूक्लियस. ठीक है, तो 1 and 2 में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन हेल्प, राइट? इट कैन प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बट स्ट्रक्चरल सपोर्ट अगर देखें तो वी हैव द होल साइटोस्केलेटन फॉर दिस. एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग इज द बेस्ट सूटेड ऑप्शन, सो वी विल गो विद ऑप्शन 2. तो ऑप्शन 2 इज correct here. Option 2 is the right one. आगे चलते हैं. Would you expect a cell with an extensive apparatus too? You would expect a cell with extensive Golgi apparatus too. तुम बताओ किसमें तुम सोचो कि सबसे ज्यादा Golgi डेवलप्ड होगा. ऐसा सेल that is secreting large amount of protein, absorb nutrients in the GI tract, move rapidly, make large amount of ATP, store large quantities of ions. यहाँ पे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वहां पे आपके पास यू विल हैव एन एक्सटेंसिव गोल्गी apparatus टू. ओके, सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को एंड थिंक व्हाट शुड बी द राइट आंसर. तो बेटा गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? गोल्गी बॉडी का एक वन ऑफ द मेजर फंक्शन इज सिक्रीशन, राइट? सिक्रीशन में हेल्प करता है. जैसे मैंने तुम्हें जब ये गोल्गी के बारे में पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें वहां पे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल, सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल के बारे में पढ़ाया, जो आपको दूसरी बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलेगा. प्लीज वॉच. एंड इवन मैंने वहां पे एक डायग्राम का इस्तेमाल किया था दैट आई डायरेक्टली taken up from a very well reputed research paper. वहाँ पे मैंने एक रिसर्च पेपर से एक डायग्राम को भी उठाया था एंड जिसको एक्सप्लेन किया था. तो प्लीज गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो. ओके, तुम्हें ये सीरीज फॉलो करो तो डेफिनेटली यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू. ओके, चलो शुरू करते हैं. सो गोल्गी बॉडी का वन ऑफ द मेजर फंक्शन की सिक्रीशन में, सेल से कोई चीज हमें सिक्रीट करनी है तो वो पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट करके सिक्रीट करने में हेल्प करेगा, राइट? सो एग्जांपल के तौर पे हमने पेंक्रियाटिक सेल्स का पढ़ा था, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर. एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट चाहिए तो उसके लिए आपको ज्यादा अच्छा खासा क्या चाहिए? सरफेस एरिया चाहिए, बिकॉज यू हैव टू गो फॉर एब्जॉर्प्शन, राइट? Okay, move rapidly, make large amount of ATP, store large quantities of ions.
तो इन सब के लिए आपको अलग तरीके के सेल ऑर्गेनेल्स रिक्वायर्ड है. ओके, सो फॉर दिस द आंसर इज ऑप्शन 1. नाउ अ रिसर्चर मेड एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट अ प्रोटीन made by rough endoplasmic reticulum and eventually found in cell's plasma membrane. The protein in the plasma membrane was actually slightly different from the protein made in the ER. The protein was probably altered in. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनएससीजीएस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है. एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दैट देयर इज अ प्रोटीन जो बनाता तो आर है एंड वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फाइंड होता है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं. जिस फॉर्म में वो बनाया गया, जिस फॉर्म में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं. हाउ दीज डिफरेंसेस वुड हैव ओरिजिनेटेड, राइट? किसकी वजह से हुआ होगा ये अल्टरेशन? पीएम, आरईआर, एसईआर, गोल्गी, ट्रांसपोर्ट वेसिकल. सॉल्व दिस, बताओ. 3, 2, 1 एंड गो. सो द आंसर इज गोल्गी. ठीक है, ये क्या है? ये मॉडिफिकेशन है. यहाँ पे क्या हो रहा है? मॉडिफिकेशन हो रहा है. तो मॉडिफिकेशन किसका काम होता है बेटा? मॉडिफिकेशन काम होता है गोल्गी का, राइट? सो द आंसर इज गोल्गी. इजी, वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू. आगे चलते हैं. Consider protein that is made in rough endoplasmic reticulum. You observe that when the synthesis of protein is completed, the protein is located in the ER membrane. Where else the cell might this protein be found? अब देखो बेटा, एक प्रोटीन बना आर में और उसके बाद वो आफ्टर इट्स कंप्लीट सिंथेसिस वो जाके ईआर की मेम्ब्रेन में इस्टेब्लिश्ड हो गया. इस चीज को समझना, द प्रोटीन इज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड इन द ईआर मेम्ब्रेन. तो आपको ये प्रोटीन और कहाँ सेल में देखने को मिलेगा? दिस वन इज अ कंप्लीटली एनएससीजीएस लेवल क्वेश्चन, और इसको सारे बच्चे वीडियो को पॉज करो और सोचो. इज इट ऑप्शन 1 माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनिंग एज in ATP synthesis, in the aqueous interior of a lysosome functioning as a digestive enzyme, embedded in the PM functioning the transport of a molecule S cell, in the cytoplasm functioning an enzyme, in the internal space of Golgi being modified before the protein is excreted. So the protein after its synthesis, it got associated, it got incorporated into the ER membrane. This is what has happened, right? तो आपको बताने कि वो प्रोटीन आप कहाँ और ऑब्जर्व कर सकते हो, where you expect that protein to occur. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा. पहली बात, जो मेरा प्रोटीन था वो ईआर के मेम्ब्रेन में जाके इनकॉर्पोरेट हो चुका है. मतलब कि वो मेरा वेसाइकल के फॉर्म में नहीं गया, वेसाइकल के फॉर्म में नहीं बना, वेसाइकल के फॉर्म में नहीं पैक हुआ. मतलब कि वो बेटा मेरा ईआर से गोल्गी नहीं जाएगा, राइट? तो ये, और अगेन इट विल नॉट बी अगेन अवेलेबल इन द साइटोप्लाज्म. वो साइटोप्लाज्म में भी अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज दैट प्रोटीन हैज गॉट इन्वॉल्व इनटू द मेम्ब्रेन. अगर वो मेम्ब्रेन में हुआ है मतलब इट्स अ मेम्ब्रेन प्रोटीन. मेम्ब्रेन प्रोटीन है. जब ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, राइट, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो अब बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन द एक्वस इंटीरियर ऑफ लाइसोसोम. नहीं, दैट प्रोटीन इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन. ये हमें प्रोटीन का नेचर समझ में आ गया यहाँ से. दैट जो प्रोटीन है वो एक तरीके का मेम्ब्रेन प्रोटीन है. मेम्ब्रेन प्रोटीन, राइट? ठीक है, अब वो मेम्ब्रेन प्रोटीन है. सो इन अ माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनिंग इन एटीपी सिंथेसिस एम्बेडेड इन द पीएम फंक्शनिंग इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल. सो यहाँ पे ये ज्यादा, इसमें ऑप्शन आपको कौन सा होना चाहिए? इधर 1 और 3, राइट? सो द करेक्ट आंसर टू दिस ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 3. ठीक है, बिकॉज बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में फंक्शनिंग इन एटीपी सिंथेसिस बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया. ओके, राइट? सो माइटोकॉन्ड्रिया में ER का इट्स अ मेम्ब्रेन प्रोटीन. सिंपली हमें पता है कि ER जो है दे ऐड देयर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? वी हैव लर्न दिस थिंग कि जो ER होता है वो अपना मेम्ब्रेन ऐड करता है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट प्रोवाइड्स मेम्ब्रेन to its membrane to the plasma membrane, right? That's how there is a link between ER and plasma membrane. ER and plasma membrane जो है वो आपके endomembrane system में भी आते हैं, but mitochondria is not a part of the endomembrane system, so mitochondria cannot be answer. So first mitochondria और ER के बीच में ऐसा हम कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, बट हमें पता है कि ER और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, तो देयर कैन बी अ रिलेशन पॉसिबल बिटवीन देम. सेकंड, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो रहा है एटीपी सिंथेसिस, मतलब इट्स टॉकिंग अबाउट इट. ओके, इट इज F0 F1 पार्टिकल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो यहाँ पे इतना स्पेसिफिक हमने मेंशन नहीं किया है, तो देयर आर मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से द ऑप्शन 3 इज करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो आपको सोचना है कि हाउ कैन यू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनेल्स. जैसे मैंने तुम्हें इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एग्जांपल बताया कि ER एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ आर लिंक्ड वाया, मतलब बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ओके, सो very easy and very important. The option is 3 is correct.
Now, which of the following sequences represent the order in which a protein made in the RER might move through the endomembrane system? तो endomembrane system में कैसे होगा? तो हमें पता है अगर प्रोटीन बना, वो वहां बना, देन वो वहां से कहां जाएगा, कहां से कहां जाएगा, दैट यू हैव टू थिंक अबाउट. ठीक है, तो हम जल्दी से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो. हमने कहा आरईआर में मेरा प्रोटीन बना या कोई भी मेरी चीज सिंथेसाइज हुई, वो वहां से गोल्गी में जाएगा. गोल्गी बॉडी से हो सकते हैं कि वो तुम्हारे वेसिकल्स की फॉर्म में लाइसोसोम में बन जाए, राइट. इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू वैक्यूल और इट कैन बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, जिसके थ्रू ये सेल के बाहर सिक्रीट हो जाए, राइट. तो फ्रॉम देयर इट कैन गो टू गोल्गी एंड गोल्गी से लाइसोसोम, राइट. ठीक है, सो द आंसर 4 इज द ट्रू वन. ठीक है, रेस्ट ऑफ देम आर रॉन्ग. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट क्या है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. इजी, वेरी इजी. आगे चलते हैं. सो दैट्स इट. ओके, वी आर डन विद द क्लास. थैंक यू सो मच गाइस. किसी ऑप्शन में, किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है, जहां तुम्हें समझ में नहीं आया, एक बार जाके रिप्ले चेक करो. तब भी समझ में ना आए तो यू कैन मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रिप्लाई बैक टू यू. आई होप तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला, कुछ तुम्हें नई चीजें समझ में आई होंगी. थैंक यू वेरी मच. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.